नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका 3D साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। हमने साथियों लास्ट जो लेक्चर हमारा था उसमें पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में कैसे एक्सचेंज करते हैं, और जब एक्सचेंज करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती हैं। यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है। सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन और गैस का सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन, यानी हमने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स को अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों एक ऐसे फिनोमिना के बारे में जो डेली लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है, जो हमारे आसपास हो रहा है, और इसका नाम है एवापोरेशन। इसका नाम है एवापोरेशन। एवापोरेशन, इसका नाम क्या है? एवापोरेशन, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन। अब एवापोरेशन होता क्या है साथियों, इसके बारे में जानेंगे आज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे, और डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ हमें इवापोरेशन देखने को मिलता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी को पता है साथियों कि जो हमारा पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स के, उनके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी सभी के पास होती है, चाहे वो लिक्विड के हों, सॉलिड के हों या गैस के हों। सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप क्या ये सोचते हैं कि जैसे हमने एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया तो हमें दो फैक्टर की ज़रूरत थी, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे, दूसरा फैक्टर या तो हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे। तो इन दोनों फैक्टर को अगर हम ना अप्लाई करें, क्या तब भी कोई स्टेट का चेंज पॉसिबल है? आप रिकॉल कर सकते हैं कि आपके डेली लाइफ में आप क्या है, कोई ऐसे एग्जांपल देखते हैं जहां बिना आपके टेम्परेचर और प्रेशर के अप्लाई होने से, बिना उसके अप्लाई हुए भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। तो साथियों इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है कि डेली लाइफ में क्या होता है, इवोपरेशन हो रहा होता है। इवोपरेशन कहाँ होता है कि जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड है वो विदाउट अप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कहाँ चला जाता है? वेपर की स्टेट में चला जाता है। वेपर स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हम उसके ऊपर कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। मान लो आप सभी को पता है कि जब पानी होता है, अगर ओपन वेसल में है, ओपन वेसल का मतलब बिल्कुल खुले में है, जैसे समुद्र में है, नदियों में, तालाब में है, पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ता रहता है, सबको पता है इस चीज़ का। तो ये जो प्रोसेस है यही इवापोरेशन कहलाती है साथियों। अब ये प्रोसेस क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं कैसे ये हो रहा होता है। देखो साथियों, लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं उनके पास हमेशा क्या होती है, लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं, अब हम लिक्विड का कन्वर्जन देख रहे हैं किस में? वेपर में, ठीक है। लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वही क्या होता है हमारा? बॉइलिंग। वही क्या होता है हमारा? एवापोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होता है। यानी द्रव जब भी गैस में बदलता है बिना टेम्परेचर और प्रेशर के एप्लीकेशन के, तब हम उसको क्या कह देते हैं? वाष्पीकरण। यानी वो बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही, यानी इतना हीट ना हो कि वो बॉयल हो जाए और उससे पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये वाली प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है साथियों? ये हमारी कहलाती है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन के बारे में अगर हम जानें तो सबसे पहली बात तो क्या है साथियों कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? देखो, लिक्विड के पार्टिकल्स थे हमारे पास, शुरुआत में क्या थे? लिक्विड पार्टिकल्स थे। अब लिक्विड पार्टिकल्स जो थे साथियों, उनके पास क्या थी? वो क्या पोजेस करते हैं? लिक्विड पार्टिकल्स जो है ना साथियों, वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल्स क्या पोजेस करते हैं साथियों? काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, यानी उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है साथियों। उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है साथियों। अब लिक्विड पार्टिकल्स के पास अगर काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसकी अगर हम बात करें तो लिक्विड पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है साथियों, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन क्या सभी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है? क्या सभी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है?
काइनेटिक एनर्जी जो होती है साथियों इनके पास, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, डिफरेंट। हर एक लिक्विड पार्टिकल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसी काइनेटिक एनर्जी होती है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों साथियों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मटेरियल में यानी जिस बर्तन में हमने इस लिक्विड को लिया हुआ है ये उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे इसको समझते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है साथियों। मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, हमने इसके अंदर वाटर डाला हुआ है। हमने क्या डाला हुआ है इसके अंदर, वाटर डाला हुआ है। हमने क्या डाल दिया इसके अंदर है, वाटर डाला हुआ है साथियों। अगर हमने इसके अंदर वाटर डाला हुआ है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है। वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है साथियों। हमने पानी डाला हुआ है, पानी जो है वो द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर, मैं इनको अलग कलर से शो कर देता हूं साथियों, जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर पार्टिकल हैं बिल्कुल, यानी बिल्कुल टॉप लेयर में जितने भी पार्टिकल हैं, हालांकि मैं इनके बीच में गैप बना रहा हूं, होता नहीं है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए बस। तो जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स हैं, एक तो वो, और दूसरा आप देखो साथियों कि जो पार्टिकल्स बिल्कुल बल्क में होते हैं, बल्क का मतलब बिल्कुल बीच में, ये वाला पार्टिकल्स है। तो अब इसके चारों साइड यानी कि इसके हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम लिक्विड के ही पार्टिकल्स होंगे। सेम क्या होंगे, वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे इसके चारों साइड। अब अगर वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे इसके चारों साइड, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखो अब अगर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बल्क में है, ये कहाँ है, बल्क में है। बल्क में होने का मतलब क्या है, इसके चारों साइड का एनवायरनमेंट क्या है साथियों, सेम है। चारों साइड का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। अब इस लिक्विड के चारों साइड सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है। चारों साइड क्या, हर साइड वाटर मॉलिक्यूल्स है। हर साइड क्या है, H2O ही है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ही है साथियों। तो इसका तो एनवायरनमेंट सेम है, इसका वातावरण तो बिल्कुल सम है, क्योंकि इसके चारों साइड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं साथियों किनकी, ऊपर वाले हमारे इन पार्टिकल्स की, यानी कि हमारे पास जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें साथियों, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स क्या हैं, नीचे की साइड तो इनके वाटर मॉलिक्यूल ही हैं, तो नीचे डाउनवर्ड फोर्स तो है वो सबका सेम ही है। नीचे की साइड तो क्या है, सबके पास क्या है साथियों, वाटर ही है। नीचे की साइड तो क्या है, H2O मॉलिक्यूल ही है। लेकिन ऊपर जो है वो फेज चेंज हो जाता है, यहाँ क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। ऊपर की साइड क्या है, एयर आ जाती है। और अगर ऊपर की साइड इनके पास एयर आ गई साथियों, अगर ऊपर की साइड इनके पास एयर आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रहा इनके ऊपर वो बैलेंस नहीं है। ऊपर वालों की एनर्जी अलग होगी और जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो यही रीजन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं फिर से लिख रहा हूं, यही जो रीजन है वो क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है साथियों वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है एट दी सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड की सरफेस पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है साथियों। लिक्विड की सरफेस पर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है साथियों। अब इस बात को समझना भी जरूरी है कि कैसे डिफरेंट हो रही है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि कैसे ये डिफरेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे डिफरेंट होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे डिफरेंट होगी साथियों, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं साथियों। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमारी एक्सेस में रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, एक्सेस में रहेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी हमारी, एक्सेस में, यानी डिफरेंट रहेगी। एक्सेस का मतलब ही नहीं है पर डिफरेंट होनी चाहिए, मेन बात क्या है, डिफरेंट रहेगी। कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी साथियों। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी सरफेस मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट रहने वाली है। अब अगर इस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली जाए साथियों, जो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, इसी की वजह से मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी डिफरेंस है, इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही
थोड़ा सा टेम्परेचर यानी धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर अप होता है, इनके पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है, किनसे, बल्क वाले मॉलिक्यूल से, तो ये लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं साथियों, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही जो कन्वर्जन होता है साथियों, ठीक है, यही जो कन्वर्जन होता है वही हमारा क्या कहलाता है साथियों, इवोपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवोपोरेशन कहलाता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं साथियों, इवोपोरेशन, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको, वाष्पीकरण। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, तो इसका मतलब अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो इवोपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी साथियों, डेफिनेशन ये होगी, इट इज द प्रोसेस by which liquid particles converts into vapor state without reaching its बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सभी को पता है साथियों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है साथियों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अब देखो याद रखना इस चीज़ का, प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक ही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही जब लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है साथियों, इवोपोरेशन कहा जाता है। रीजन क्या है, बीइंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज विद द सरफेस मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, अब चूंकि वो डिफरेंट फेजेस के कांटेक्ट में होते हैं, ऊपर एयर है नीचे लिक्विड है, तो उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है बाकी मॉलिक्यूल से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है या डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या कर जाते हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही। अब देखते हैं साथियों कि इवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं हमारे वो अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं साथियों, सीधी सी बात है, अगर हम इवापोरेशन की बात करते हैं तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इनके बारे में जानना जरूरी है, इनके बारे में जानना जरूरी है साथियों। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है उसके बारे में अगर हम लिखना चाहें, पहला जो फैक्टर है साथियों उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं एक एक करके सारे फैक्टर्स को। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर है साथियों वो हमारा क्या रहने वाला है, पहला फैक्टर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों, पहला फैक्टर जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा साथियों वो है फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो है सरफेस एरिया। वो क्या है, सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया, यानी जो सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है किसको, इवापोरेशन को, उसको हम क्या कहते हैं साथियों, वो है हमारा सरफेस एरिया। यानी लिक्विड का सरफेस एरिया कितना बड़ा है, अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा इवोपोरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा। यानी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें साथियों, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेटर दी सरफेस एरिया, ग्रेटर दी सरफेस एरिया, larger or greater will be
will be the rate of evaporation, rate of evaporation, rate of evaporation। यानी कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा साथियों, उतना ही इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उतने ही पार्टिकल सरफेस के ऊपर ज़्यादा रहेंगे लिक्विड के, और जितने पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास क्या रहेगी, वो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो वो डायरेक्ट लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो पाएंगे साथियों। तो इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया, अगर हम बात करें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे प्रोपोर्शनल होता है साथियों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में लिख देते हैं भाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में लिखेंगे साथियों अभी हम, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन की अगर बात करते हैं साथियों हम, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में लिखते हैं तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है साथियों? रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साथियों? सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन? रेट ऑफ इवेपोरेशन साथियों। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होती है? सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साथियों, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साथियों, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। पहला फैक्टर हमने देख लिया है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करती है साथियों। कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? सरफेस एरिया के ऊपर। जो नेक्स्ट फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं साथियों। जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो क्या है? जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, सेकंड जो फैक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा साथियों उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड जो फैक्टर है साथियों, सेकंड फैक्टर हमारा है वो है, सेकंड जो फैक्टर है साथियों वो है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो ऑब्वियस सी बात है साथियों कि सर्दी के दिनों में इवेपोरेशन कम होता है। आप कपड़े सुखाओ, सर्दी के दिनों में कपड़े लेट सूखते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, थोड़ी देर में ही बिल्कुल कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़ों के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर्स ही तो होते हैं, वाटर होते हैं। वो वाटर किस में कन्वर्ट, लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहता है सर्दियों में। तो दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है साथियों? दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा साथियों। टेम्परेचर के इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर,
with rise in temperature, the rate of evaporation increases. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि देखो, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे, क्या करोगे? मान लिया आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज जैसे ही हुआ साथियों, तो उससे होगा क्या? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा साथियों? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से होगा क्या? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स जल्दी क्या करेंगे? फास्टर इवापोरेशन होगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा साथियों। तो सिंपल सा फैक्ट है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं साथियों, टेम्परेचर को जैसे ही आप बढ़ाते हैं तो होता क्या है? टेम्परेचर को आप जैसे ही बढ़ाते हैं ना, तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होती है साथियों, वो बढ़ जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो उसका सीधा सा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है साथियों? उसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? उसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर। किसके ऊपर पड़ता है? रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर पड़ता है साथियों। किसके ऊपर? रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर फर्क पड़ता है साथियों, उसका सीधा सा। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी साथियों, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है? वो भी इंक्रीज हो जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर, वो क्या है साथियों? उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, वो है नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर जो है साथियों वो है हमारा, अब हमने दो फैक्टर पढ़ लिए हैं, पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा क्या है? ह्यूमिडिटी है। अब ह्यूमिडिटी पहले तो समझ लेते हैं कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। हवा में, एयर में जो अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर पार्टिकल का, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं साथियों। यानी कितना अमाउंट है एयर के अंदर, किसका? वाटर पार्टिकल्स का, वही क्या कहलाता है? एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितना अमाउंट है, क्योंकि एयर की कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट होल्ड कर सकती है वाटर का। ठीक है, तो वो फिक्स है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को ही होल्ड करके रख सकती है। तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एयर में होल्ड है, यानी उसने जो कंटेन कर रखा है, वो क्या कहलाता है? हमारा ह्यूमिडिटी कहलाती है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है साथियों? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ water molecules contained in or held by air at a specified temperature is known as, या इज नोन एज क्यों लिखेंगे जब हमने वही लिख दिया है। ठीक है, इट इज क्या है बेटा साथियों? ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन और होल्ड बाय एयर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी
एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितना अमाउंट एयर के द्वारा वाटर का होल्ड किया जा सकता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी कह देते हैं साथियों। अब अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका अगर क्या इफेक्ट होता है तो रेट ऑफ इवोपरेशन की अगर बात करें, रेट ऑफ इवोपोरेशन, रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, इनवर्सली इज रेट ऑफ इवोपोरेशन ठीक है, रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवोपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, अब एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट ज़्यादा है साथियों, अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि एयर की कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, तो जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो इवोपरेट होना चाहते हैं, वेपर स्टेट में जाना चाहते हैं, उनकी रेट डाउन चली जाएगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एयर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही एक फिक्स टेम्परेचर पे होल्ड करके रख सकती है, उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब क्या है, एक स्थिर तापमान जो है ना, उसके ऊपर हवा की एक कैपेसिटी है कि इतना पानी के मॉलिक्यूल में कंटेन कर सकती हूँ, कंटेन करके रख सकती हैं। तो अब एयर की बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी जो कंटेन करने की कैपेसिटी फिक्स है, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वो होल्ड कर सकती है, तो सिंपल सी बात है बेटा साथियों, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी तो एयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, और अगर एयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा साथियों, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से हम लिखते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है साथियों, वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है साथियों वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथियों? वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साथियों। किसके? ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साथियों? ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन और होल्ड बाय एयर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कितना अमाउंट वाटर होल्ड किया है, मतलब एयर ने होल्ड किया है वाटर का, उसको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसको हम क्या कह देते हैं? ह्यूमिडिटी कह देते हैं साथियों। तो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट फैक्टर जो है जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है साथियों, उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट फैक्टर के बारे में, हमारा लास्ट फैक्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो लास्ट फैक्टर है जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है साथियों। ठीक है, तो ये जो हमारा फैक्टर है वो है लास्ट जो फैक्टर है साथियों, लास्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर ह्यूमिडिटी हमारी इवेपोरेशन हमारा डिपेंड करता है, उसकी अगर हम बात करें लास्ट फैक्टर की, तो वो क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो लास्ट फैक्टर है वो क्या होता है साथियों? लास्ट फैक्टर होता है विंड स्पीड। अब आपने देखा होगा कि जिस दिन हवा तेज चल रही होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन हवा नहीं चल रही होती उस दिन कपड़े जल्दी नहीं सूखते। यानी वाटर का जो इवोपरेशन रेट है वो विंड स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साथियों। सिंपल सी चीज़ है, जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही जल्दी वाटर जो मॉलिक्यूल होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। जितनी स्लो हवा चलेगी, यानी जितनी कम हवा रहेगी, स्पीड विंड स्पीड जितनी कम रहेगी, हवा की स्पीड, हवा की गति जितनी कम रहेगी, उतना ही कम गति से जो कि आपके पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस में यानी वेपर स्टेट में, भाप में कन्वर्ट हो पाएंगे। सिंपल सी बात है साथियों। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? विंड स्पीड है। क्या है नेक्स्ट फैक्टर, यानी लास्ट फैक्टर हमारा क्या है साथियों? विंड स्पीड है। अब विंड स्पीड के बारे में क्या कहेंगे साथियों कि विंड स्पीड के साथ अगर हम किसका रिलेशन देखना चाहें साथियों,
विंड स्पीड के साथ रेट ऑफ इवोपरेशन का, किसका, रेट ऑफ इवोपरेशन का, रेट ऑफ इवोपरेशन का अगर हम इफेक्ट देखना चाहें साथियों तो वो कैसा होता है, रेट ऑफ इवोपरेशन का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथियों, रेट ऑफ इवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, विंड स्पीड के, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साथियों, किसके, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये तो हमें पता चल ही गया कि विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी साथियों, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी साथियों, उतना ही जल्दी क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा साथियों, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ इवोपरेशन। अब ये तो कॉमन सी बात है साथियों, जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन कपड़े हमारे क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं साथियों, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब अगर हम बात करें साथियों, अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें कि डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एक तो चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कपड़े सूख जाते हैं, तो गर्मियों में हम वाइट क्लॉथ क्यों डालते हैं, या वाइट क्लॉथ का मतलब तो सीधा होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से, लेकिन हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है, कॉटन के जो बने कपड़े होते हैं, सूती कपड़े जो होते हैं, हम वही क्यों पहनते हैं गर्मियों के अंदर, जबकि सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सर्दियों में तो ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। इसका रीज़न क्या है साथियों, देखो जब भी वाटर इवोपरेट होता है तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को कैप्चर करता है। इवोपरेशन की प्रोसेस में वाटर क्या करता है, जब भी हम इवोपरेशन की बात करेंगे, यानी इवोपरेशन की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स जो हैं, मैं वाटर पार्टिकल की बात करूंगा, वाटर पार्टिकल्स catches energy from the surroundings, from the surroundings to compensate the latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, which results in cooling down of सराउंडिंग। तो इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स जो है हमारी वो कूल डाउन हो जाती है, सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं साथियों, कूल डाउन हो जाती हैं, सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं, कूल डाउन हो जाती हैं। तो क्या बात कह रहे हैं इसके द्वारा हम, ये इवोपोरेशन का जो इफेक्ट है उसी को समझाते हुए हम कह रहे हैं कि सॉरी, जब भी साथियों इवोपरेशन हो रहा होता है, जब भी ये प्रोसेस हो रही होती है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, अब वो एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं इवोपरेट होने के लिए, वो एनर्जी सराउंडिंग से गैदर करते हैं। जैसे आपने नेल पेंट रिमूवर जो होता है, एसीटोन जो होता है, एसीटोन अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात करें, एसीटोन, एसीटोन जो होता है वो नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। जब उसको हथेली पर रखते हैं, पाम पर रखते हैं या हाथ पर लगाते हैं, तो वो हमें कोल्ड फील करवाता है। कैसा फील करवाता है, कोल्ड फील करवाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इवोपरेट होने के लिए क्या करते हैं, हमारी पाम से यानी हथेली से या फिर हमारी बॉडी से जो हीट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर वो बॉडी से हीट अब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी अगर बढ़ेगी साथियों तो वो क्या हो जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे, नहीं वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल सा फिनोमिना है साथियों कि वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और उसी एनर्जी का यूज करते हैं किस में, इवोपरेट होने में। लेकिन जब वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, अब उनकी एनर्जी तो डाउन चलेगी, और अगर एनर्जी डाउन जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा साथियों, डाउन चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी इवोपरेशन का फिनोमिना होता है तो सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं। यही रीजन है कि जब आपको पसीना आता है, यही रीजन है कि जब आपको पसीना आता है तो जो आपका जो सूती कपड़ा होता है, जो कॉटन क्लॉथ होता है, वो क्या करता है, जब वो पसीना आता है, पसीना
कपड़ा उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब वो एब्जॉर्ब करके उसको इवोपरेट करने की कोशिश करता है तो वो बॉडी से हमारी हीट यूटिलाइज करता है, वो बॉडी की हीट को यूटिलाइज करता है, और बॉडी की हीट जब यूटिलाइज होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारी बॉडी क्योंकि उसने अपनी हीट उसको दी है वाटर वेपर को, वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल को, तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, इसीलिए हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, इसीलिए हमें ठंडा फील होता है। गर्मियों के दिनों में हम प्रेस्पायर बहुत करते हैं, यानी स्वेटिंग बहुत होती है, और जो हमारा सूती कपड़ा होता है वो उससे उसके थ्रू जब वो उसको स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इवोपरेट करता है तो वो हमारी बॉडी से एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है और हमें कूल फील होता है। दूसरा फिनोमिना साथियों, इसके साथ ही एक तो यही हो गया, दूसरा फिनोमिना क्या है, दूसरा फिनोमिना है साथियों जिसके अंदर क्या होता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक आप जैसे ही ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालते हो ना, उसके बाहर चारों साइड क्या आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। कैसा होता है, जैसे मान लो आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दी, कोल्ड ड्रिंक डाल दी, इसके अंदर पोर आउट कर दी, तो उसके बाहर जो होंगे ना, इस ग्लास के जस्ट बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी साथियों। क्या आ जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, बिल्कुल छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। तो ऐसा कोई जादू थोड़ी होता है, हमने तो कोल्ड ड्रिंक अंदर डाली है, बाहर पानी कैसे आया, उसके बाहर पानी कैसे आया, तो सिंपल सी बात है साथियों, एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वहाँ वाटर प्रेजेंट होता है। मैंने पहले ही बताया था ह्यूमिडिटी के बारे में कि वो एयर की वाटर कैपेसिटी है, यानी वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी एयर की क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो अगर पानी है तो कोल्ड ड्रिंक का तापमान, अब चूंकि कोल्ड ड्रिंक है ऑब्वियस है, फ्रिज में से निकाल के लाते हैं, ठंडी होती है। जब वो ठंडी होती है, जैसे ही हमने उसमें डाली तो जो ये कंटेंट है इसका बीकर का या ग्लास का, वो भी ठंडा हो जाता है, यानी उस जिस मटेरियल से हमारा ग्लास बना हुआ है वो भी ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो जस्ट उसके आउटसाइड सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, किसके, एयर के, जिनके अंदर नमी है, वो पार्टिकल क्या होने लगते हैं, उनका टेम्परेचर डाउन चला जाता है। क्यों, ग्लास ठंडा होने के लिए अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ग्लास एब्जॉर्ब्स energy from its surrounding so the surrounding molecule of air containing water cools down and small water droplets are observed on the outside of the glass। तो साथियों सिंपल सी बात है, होता क्या है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी उसमें वो कंडेंस हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर डाउन गया है तो वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होकर क्या कर लेती है, ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेती हैं, और हमें ग्लास के बाहर क्या दिखाई देती हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। कोई जादू नहीं है साथियों, प्योर साइंस है, कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है साथियों। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है साथियों। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन तक वीडियोस को पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद।